आइए मेरे प्यारे प्रतियोगी छात्रों और सभी प्रतियोगी छात्रों का हमारे YouTube चैनल में सर्वोच्च अकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम इतिहास के बारे में आपके लिए वीडियो क्रमबद्ध तरीके से डाल रहे थे। इससे पहले वाली वीडियो हम मोहम्मद गौरी तक आ पहुँचे, यानी हमने अरबों के आक्रमण, फिर तुर्कों के आक्रमण, उसके बाद सुबुक्तगीन का आक्रमण किया था, सुबुक्तगीन ने आक्रमण किया था, उसके बाद अब यानी मोहम्मद गौरी के आक्रमण की चर्चा हम कर चुके हैं। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज का युद्ध होता है, तराइन का प्रथम युद्ध। उस तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय होती है और उसके बाद जो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है उसमें मोहम्मद गौरी की विजय होती है, पृथ्वीराज की पराजय होती है। तो अब यहाँ से पृथ्वीराज की पराजय के बाद दिल्ली पर गौरी का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। अब 1194 ईस्वी में युद्ध होगा जयचंद गढ़वाल और मोहम्मद गौरी के मध्य। फिर उसके बाद किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत पर यानी तुर्कों का अधिकार होगा उसकी चर्चा मैं आपके सामने करूंगा। तो आइए प्यारे विद्वान साथियों, हम बिना विलंब किए हुए 1194 का युद्ध है, जो 1194 ईस्वी में युद्ध होता है गौरी, मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य। अब इसे क्या, इस युद्ध का नाम है चंदावर। इसे चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य में युद्ध होता है 1194 ईस्वी में। हालांकि में जब युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान का गौरी के साथ, तो जयचंद ने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया था। कारण ये था कि जयचंद की पृथ्वीराज के साथ 36 का आंकड़ा था, कभी आपस में इनमें बनी नहीं थी। और इसका मूल कारण ये था कि जयचंद की पुत्री संयोगता को स्वयंवर से पृथ्वीराज के द्वारा उठा लिया गया था। इस कारण जयचंद की उससे एक बहुत बड़ी दुश्मनी बन चुकी थी। इसीलिए उसने, जयचंद ने, पर ऐसा कहा जाता है, कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि जयचंद ने पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए गौरी को आमंत्रित किया था, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। तो प्यारे साथियों, इस चंदावर के युद्ध में अब जब पृथ्वीराज को जीत लेता है, दिल्ली पर अधिकार हो जाता है, तो जो गौरी है, अब इस जयचंद जो अपना मित्र समझ बैठा था गौरी को, वो उसको भी नहीं बख्शता है और इनके बीच में संघर्ष होता है, दोनों में युद्ध होता है। इसमें जयचंद की होती है हार और जयचंद मारा जाता है। हार हुई है, जयचंद मारा गया है, गौरी की इसमें जीत हो गई है। अब 1194 ईस्वी में वो जयचंद को जीतने के बाद, जयचंद पर कन्नौज को जीत लिया। अब संपूर्ण उत्तर भारत पर यानी मोहम्मद गौरी का अधिकार हो जाता है। अब उसकी सेना, अब मोहम्मद गौरी चाहता है कि वो मध्य एशिया में भी अपना राज्य स्थापित कर सके। इसीलिए वो 1194 से 1203 तक, 1194 से 1203 तक इस शासन काल में 9 वर्ष, इन 9 वर्ष के शासन काल में वो मध्य एशिया जाता है और अपने राज्य को अपने अधीन गुलामों में सौंप जाता है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी दिल्ली वाला इलाका जो है ऐबक को, और दिल्ली वाला इलाका ऐबक को, बंगाल विहार पर बख्तियार खिलजी
और जो है अजमेर वाला, अजमेर अजमेर वाला जो इलाका है उसे तुर्की सेनाध्यक्ष, तुर्की सेनाध्यक्ष तुर्की सेनाध्यक्ष के हाथों में सौंपता है। और बंगाल बिहार बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी बख्तियार खिलजी को सौंपता है। इस वाले इलाके पर बख्तियार खिलजी का वर्चस्व रहता है। तो कहने का मतलब यह है, जब मोहम्मद गौरी जाता है इस 9 वर्ष के शासनकाल में, वो जाता है मध्य एशिया। अब मध्य एशिया में जाता है, मध्य एशिया जाता है और यहां पर ख्वारिज्म के शाह, यहां पर मध्य एशिया में ख्वारिज्म के शाह और गौरी के मध्य में युद्ध होता है, क्योंकि गौरी इस दुनामुनी में लगा रहता है कि मैंने भारत पर तो अपना अधिकार कर लिया, उत्तर भारत पर, अब मुझे पश्चिम एशिया यानी मध्य एशिया में अपने राज्य का विस्तार करने के लिए जाता है। तो इन 9 वर्षों में ये मध्य एशिया में संघर्ष करता है ख्वारिज्म के शाह से, लेकिन यहां पर इसे गौरी की हार होती है, यहां पर गौरी की हार होती है और शाह की होती है जीत। बुरी तरह गौरी हारने के बाद 1203 में मौकी खाकर आता है और पुनः ये आता है दिल्ली वापस आता है, क्योंकि इसे पता था कि दिल्ली का रास्ता इसके लिए खुला हुआ है, क्योंकि दिल्ली में इसने सत्ता स्थापित कर रखी है और अपने साम्राज्य को इन गुलामों में वो बांट गया था। तो यहां पर इसके द्वारा सत्ता संभाली जाती है। अब गौरी की अनुपस्थिति में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा और बख्तियार खिलजी के द्वारा बंगाल बिहार को जीता जाता है, उसकी चर्चा करते हैं। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की अनुपस्थिति में, यानी मोहम्मद गौरी की अनुपस्थिति में ऐबक द्वारा जीते गए राज्य, गौरी की अनुपस्थिति में ऐबक द्वारा जीते गए राज्य, यानी ये कलिंजर, महोबा, ग्वालियर, कलिंजर, महोबा, ग्वालियर, इन पर ये गौरी की अनुपस्थिति में आक्रमण करता है और जीत लेता है। इस बात से गौरी बहुत खुश होता है, प्रभावित होता है। गौरी की अनुपस्थिति में के बाद भी कुतुबुद्दीन एक ऐसा, यानी साहसी कहिए, बुद्धिजीवी कहिए, यानी कहने का मतलब ये है एक सुसज्जित, एक सिपाही से लेकर ऐसा योद्धा बना कि जिसने गौरी की अनुपस्थिति में भी भारत में छोटे छोटे राज्यों को जीतना प्रारंभ किया और अपने जो गौरी के साम्राज्य का विस्तार करता रहा। तो ये कलिंजर, महोबा, ग्वालियर पर इसने अधिकार कर लिया। उधर बख्तियार खिलजी के द्वारा दूसरी तरफ बख्तियार खिलजी के द्वारा
बख्तियार खिलजी के द्वारा बिहार को जीता गया। बिहार का उस समय पर शासक था इंद्रदमन था, और बंगाल का शासक था लक्ष्मण सेन। और यहां का शासक इंद्रदमन। अब इसका कैसे कैसे इसने आक्रमण किया। बख्तियार खिलजी बहुत ही एक चालाक कहिए, यानी युद्ध निपुण कहिए, या कुछ भी आप धोखेबाज कहिए, ये कह सकते हैं। क्योंकि धोखेबाजी, छल छिद्र तो इनके खून में रमा हुआ है। जो मुगल थे, जो विदेशी थे, इनके छल छिद्र में, इनके खून में छल छिद्र रमा हुआ था। धोखे से वार करना जानते थे। इन नालायकों पर डायरेक्ट वार करना तो आता नहीं था, और डायरेक्ट वार करने से डरते थे। तो कहने का मतलब ये है, ये छुपकर धोखे से, यानी धोखा छल छिद्र के साथ युद्ध करते थे और उस युद्ध में जीत जाते थे। तो कहने का मतलब यह है, इसने इंद्रदमन को हरा दिया बिहार में, बिहार पर इसका शासक हो गया। अब लक्ष्मण सेन जो था, वो अपनी, इसकी राजधानी थी नदिया, वहां पर ये बैठा हुआ था। यहां पर जो छद्म भेष में जाता है कौन, यानी बख्तियार खिलजी 20 सैनिकों के साथ एक छद्म भेष में जाता है, और वहां पर घोड़े का व्यापारी बन के जाता है। लक्ष्मण सेन को इस बात का आभास नहीं। जब ये उसकी राजधानी में पहुंच जाता है तो तुरंत आक्रमण, मौके का फायदा उठाते हैं, महल पर पहुंचते हैं और महल में आक्रमण प्रारंभ कर देते हैं। इस बात का लक्ष्मण को आभास भी नहीं होता है कि राज्य पर आक्रमण हो गया है। तो लक्ष्मण अपनी जान बचाकर पिछले वाले दरवाजे से भाग जाता है और वहां पर की सत्ता इसकी हो जाती है। लक्ष्मण सेन का संपूर्ण परिवार इसके अधीन हो जाता है। इसने जी भरकर उस महल को लूटता है और तबाही मचाता है और वहां पर शासन स्थापित कर लेता है। अब ये बख्तियार खिलजी जाना चाहता है तिब्बत तक अपना राज्य स्थापित करना चाहता है, लेकिन वहां पर बीच में तिब्बत तक जाने के लिए असम राज्य को जीतना पड़ेगा। फिर यहाँ का शासक है माघ। अब माघ क्या करता है, असम का शासक है माघ, और माघ को पता चल जाता है कि बख्तियार खिलजी के द्वारा आक्रमण किया जा रहा है। तो माघ यह चतुराई दिखाता है कि वो डायरेक्ट इससे युद्ध न करके, माघ को अपनी शक्ति का आभास हो जाता है। उसे पता रहता है कि मैं यहाँ विजय नहीं हो सकता, तो अपनी शक्ति को, यानी अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश देता है, और जितनी भी रसद सामग्री थी, खाने पीने के सामान थे, उसमें आग जलाते हुए पीछे हटते हैं। तो माघ अपनी संपूर्ण रसद सामग्री को जलाता हुआ पीछे हटते जाते हैं। उधर जब बख्तियार खिलजी की सेना आती है तो खाने पीने के लिए से कुछ मिलता नहीं है। खाने पीने का जब साधन नहीं मिलता है तो इसकी सेना का मनोबल टूटता है, भूख से प्रताड़ित होती है। भूख से प्रताड़ित होकर इसकी सेना में महामारी फैल जाती है, और फिर उधर माघ के सैनिक छिप कर इसकी सेना पर वार करते रहते हैं। सेना तितर-बितर हो जाती है। परिणाम ये होता है कि एक बख्तियार खिलजी के विश्वासपात सैनिक ने छुरा घोंप कर बख्तियार खिलजी की 1205 में मृत्यु कर देता है, मृत्यु हो जाती है। अब 1205 में बख्तियार खिलजी की मृत्यु होती है। अब दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला विश्वास पात्र योग्य गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो मोहम्मद गौरी का चहेता है। तो कहने का मतलब बख्तियार खिलजी की मौत हो जाती है। अब उधर 1206 ईस्वी में पंजाब की खोखर
पंजाब की खोखर जनजाति ने मोहम्मद गौरी का विरोध किया है, इसने विद्रोह कर दिया है। इस विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद गौरी आता है और इस विद्रोह को, खोखर जनजाति के विद्रोह को दबा भी देता है, बुरी तरह से कत्लेआम मचा देता है गौरी और इस विद्रोह को दबा देता है। परंतु जब 1206 ईस्वी में लौट रहा था, लौटते समय खोखर जनजातियों के द्वारा इसे घेर कर इसकी हत्या कर दी जाती है झेलम नदी के किनारे, यानी झेलम नदी के किनारे से घेर कर इसे हत्या कर दी जाती है जब ये लौट रहा था। अब जब ये लौटा, मोहम्मद गौरी जब ये लौटा तो अब इसकी रास्ते में हत्या हो गई। अब जो इसका शासन था इसके गुलामों में बटा हुआ था, तो गजनी वाला इलाका यालदौज को दिया था और दिल्ली वाला इलाका कुतुबुद्दीन ऐबक को। बख्तियार खिलजी की मौत हो ही चुकी है, तो यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक शक्तिशाली है, तो दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक और गजनी में यालदौज बैठता है। यालदौज और कुतुबुद्दीन ऐबक का 36 का आंकड़ा है, क्योंकि यालदौज ने यह घोषणा की थी कि जो पंजाब और लाहौर मेरे अधीन है, लेकिन इस बात से कुतुबुद्दीन ऐबक विरोध प्रकट करता है, इसीलिए उनमें आपस में 36 का आंकड़ा है। तो कहने का मतलब यह है अब दिल्ली सल्तनत पर कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकार हो जाता है। अब दिल्ली सल्तनत कब से कब तक है, आज हम गुलाम वंश की स्थापना में कुतुबुद्दीन ऐबक की चर्चा करेंगे। देखिए सॉरी, तो 1205 में इसकी मृत्यु हो गई है। अब देखिए दिल्ली सल्तनत कहां से कहां तक है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश आते हैं, प्रत्येक राजवंश की हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। अब कहा जाता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत है 1206 से लेके 1526 तक जो काल है वो दिल्ली सल्तनत का कहा जाता है। 1206 से लेके 1526 तक दिल्ली सल्तनत का काल कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, इस दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश आते हैं। कहने का मतलब है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इन 5 राजवंशों की चर्चा हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत करने वाले हैं। अब दिल्ली सल्तनत में पहला जो राजवंश है, पहला है गुलाम वंश। गुलाम वंश, और गुलाम वंश में भी हम चर्चा करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी चर्चा करेंगे। इसका शासनकाल है 1206 से 1210। किस प्रकार इसका शासनकाल है, कैसे कैसे इसने क्या क्या किस किस का निर्माण कराया है, कैसे इसकी मृत्यु हुई है, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आज के लिए हमने यानी किस प्रकार से जयचंद और राजा लक्ष्मण सेन और तुम्हारे बंगाल बिहार पर किस प्रकार बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया, इसकी चर्चा की। तो प्यारे साथियों, मैं सभी से अनुरोध करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक्स मित्रों, आज के लिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल हम कुतुबुद्दीन ऐबक की चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि ज़्यादा लंबे वीडियो में परेशानी ये होती है कि उसको डालने में इतनी जल्दी शीघ्रता से वो नहीं
अपलोड हो पाता है। लंबा वीडियो अपलोड होने में बड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए मैं 17 से 18 या 20 मिनट के मध्य में जो वीडियो डालता हूँ उसमें क्या है, अपलोडिंग में थोड़ा कम परेशानी होती है, कोई परेशानी नहीं होती है। थैंक्स मित्रों, धन्यवाद।